लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर के ऊपर इन जनरल बात शुरू कर दी थी। तो प्रेशर के ऊपर डिस्कशन करते हुए हमारे पास हमने प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला और इस बात के ऊपर बात की थी कि फोर्स को प्रेशर निकालते हुए एरिया के साथ 90 डिग्री का होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर हम चले गए थे आपके एरिया के हिसाब से वेरिएशन को, कि भाई एरिया के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, जितना एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और फिर हमारे पर बात आई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करते हुए हमने सबसे पहले तो ये बात कही थी कि गैसेज प्रेशर एक्सर्ट कैसे करती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर गैस है। तो उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि भाई मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं, कोलिजन होता है, कोलिजन होने की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है, जिसकी वजह से फोर्स लगती है और वो फोर्स प्रेशर की वजह बन जाती है। अब फिर हमने देखा था कि जब हम हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता चला जाता है, और जो उसकी वजूहात थी उसमें सबसे बड़ी वजह हमने दो वजूहात देखी थी। कि पहला रीजन तो ये कि हायर एलिवेशन पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती है, मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स कम पड़ रही होती है, लिहाजा फोर्स कम आती है। और दूसरा हमने देखा था कि भाई हम जब भी हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी गिर जाती है। एक तो वो दूर दूर हो गए, कम टकरा रहे हैं, और जो टकरा रहे हैं वो भी स्लोली टकरा रहे हैं। तो जब स्लोली टकराएंगे, कोलिजन स्लो स्पीड पे करेंगे तो फोर्स भी कम लगेगी, लिहाजा प्रेशर भी कम बनेगा। तो ये दो रीजंस थे जिसके ऊपर हमने बात की थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर एलिवेशन पे जाते हुए रिड्यूस क्यों हो जाता है। आज हम लोग जरा प्रेशर एंड लिक्विड्स के ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह अपरेस्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। When you talk about the pressure and liquids, सही, तो कुछ जनरल बातें हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। लिक्विड की जो प्रेशर होता है वो असल में मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से ही होता है। जैसे गैस का प्रेशर होता है ना, उसी तरह लिक्विड का प्रेशर भी मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से सामने आ रहा होता है आपके पास। ठीक है, लेकिन लिक्विड प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। उसकी असल में बड़ी वजह यह है कि लिक्विड का जो फोर्स है और एरिया जो है ना, मामला ये वाला निकालना, लिक्विड का फोर्स निकालना, वो थोड़ा सा हमारे लिए कभी कभार मुश्किल हो जाता है। सॉलिड वॉलिड में तो फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं लिक्विड की जो प्रेशर की वैल्यू है वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज के हिसाब से बन जाए। ठीक, लिक्विड की प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो चीज स्टैब्लिश हो जाए। अब बात सारी ये है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड मौजूद है, ठीक, हमने एक लेवल बना दिया उसका, ठीक, ये हमारे पास लिक्विड मौजूद है। अब बात सारी ये होती है कि इस लिक्विड का लाजमी बात है कुछ ना कुछ वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ठीक, इसमें भी कोई शक नहीं। और जो कंटेनर है उसका बेस एरिया होगा, सर्कुलर होगा, ठीक, ये आपका सर्कुलर बेस एरिया आ गया इसका, जिसके ऊपर ये सारी वेट फोर्स जब एक्सर्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं लिक्विड का प्रेशर डिटरमिन करना चाहूँ इसकी प्रॉपर्टीज की टर्म्स में, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले प्रेशर के फॉर्मूले से स्टार्ट लेता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। मुझे पता है जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो वेट फोर्स है, मैंने इसे कर दिया वेट अपॉन एरिया, सही, वेट फोर्स। अब हमें पता है भाई वेट जो है W इक्वल्स mg होता है। तो मैं वेट की जगह mg लिख दिया, mg अपॉन एरिया। एक मेरे पास यहाँ तक एक बात आ गई। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लिक्विड को उसकी डेंसिटी की टर्म्स में लेकर आ जाए, प्रेशर को डेंसिटी की टर्म्स में ले। तो मैं ये जानता हूँ कि भाई डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। तो आप मास को रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे हम जब मास के अंदर रिप्लेसमेंट करेंगे तो मास की जगह मैं लिख दूंगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, ग्रेविटी एज इट इज, अपॉन एरिया, तो गया रॉ जी अपॉन ए। फिर हमने बोला कि भाई हमारे पास जो वॉल्यूम है लिक्विड का वॉल्यूम है, और क्योंकि सिलेंडर के कंटेनर है, अगर आप वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला भी देखें तो वो होता है बेस एरिया टाइम्स द लेंथ ऑफ द कॉलम। अगर सिलेंडर की भी बात करें तो सिलेंडर का भी, अगर आप
को याद हो तो वॉल्यूम निकालने का जो आसान तरीका है वो है बेस एरिया, ये आपका एरिया आ गया और ये आपके पास लेंथ ऑफ कॉलम आ गया h। तो इसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम की वैल्यू डिटरमिन करने का काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू एच लिख देता हूँ। ठीक, तो प्रेशर हो जाएगा रॉ इंटू एरिया इंटू एच इंटू जी अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, प्रेशर आ गया रॉ जी। ये आपके पास प्रेशर ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला बन गया, जिसमें ये चीज आपके पास लिक्विड प्रेशर है, ये डेंसिटी है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये क्या है, एच क्या है, लिक्विड कॉलम में एच इसे बोला जाता है। इसे मैं क्या लिखूं, एच को बड़ा एक मैं सोच समझ के सवाल पूछ रहा हूँ। दोनों में से कोई एक चीज होती है ताहा भाई कोई एक बात बोलिए, आपने दोनों बातें लिख दी हैं, या तो हाइट बोलिए या डेप्थ बोलिए, या तो हाइट कहलाई जाती है या डेप्थ कहलाई जाती है, दोनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है। इब्राहिम रुबैदा, आप दोनों में बताइए, व्हाट डू यू गाइस थिंक, शुड आई कॉल एच, शुड आई कॉल इट हाइट और शुड आई कॉल इट डेप्थ? शाबाश शाबाश, अब सही बताया आप लोगों ने, ये डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये चीज आपकी डेप्थ कहलाई जाती है, क्योंकि इस चीज को हमेशा हम मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड करते हैं, क्योंकि आप जितना डेप्थ में जाते हो ना, आप हमेशा उतना ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करते चले जाते हो, क्योंकि द वेट ऑफ द लिक्विड अबव यू इंक्रीजेस। हाइट से तो, हाइट तो बेस से देखी जाती है ना, डेप्थ हमेशा टॉप से देखा जाता है। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे हमने इस चीज को देख लिया, प्रेशर का हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला भी आ गया। अब अगर मैं इस प्रेशर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मजीद डिटेल में लेके जाऊं, ये समझ लीजिए आपके पास आपका कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कुछ पानी है, मैंने एक जगह पोर्शन में उसको उठा लिया, ठीक है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई लिक्विड, लाजिम बात है लिक्विड की सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड, सही है, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं आप डेप्थ में नीचे जाते चले जा रहे हैं ना पानी के, तो जो ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे,
इस ब्लॉक का अपना एक स्पेसिफिक मास होगा, उसका एक स्पेसिफिक वेट होगा। यार इतना अच्छा बन रहा था, एक नोक निकल जाती है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं लिक्विड का प्रेशर एट द टॉप ऑफ द सरफेस बताऊं, तो भाई इस तरह से नीचे की तरफ एक्सर्ट होता हुआ दिखाया जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लग रही होगी ना वो नीचे की तरफ लग रही होगी। और अगर मैं बॉटम वाली सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करूं, क्योंकि देखो प्रेशर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से है, सी मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं सरफेस के साथ, इस वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो अगर मैं बॉटम ऑफ द सरफेस से बात करूं, तो प्रेशर ज्यादा आएगा। प्रेशर क्यों ज्यादा आ रहा होगा? क्योंकि टॉप सरफेस पे डेप्थ कम है, बॉटम सरफेस की डेप्थ ज्यादा है। अगर आप देखो तो टॉप सरफेस की डेप्थ यहाँ पे h1 है, और बॉटम सरफेस जो डेप्थ है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास ज्यादा है। द बॉटम सरफेस कंपैरेटिवली मोर डीप, तो इस वजह से आपके पास प्रेशर जो है वो ज्यादा एक्सर्ट हो रहा होगा बॉटम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे P2 की लाइंस दिखाई है, वो P1 की लाइन से कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई है। P2 is more than P1 due to more depth. लेकिन अगर हम साइड्स पे प्रेशर देखें, तो अगर साइडवेज प्रेशर देखें तो साइडवेज प्रेशर ये होगा कि भाई जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं उस तरह से ये प्रेशर जो है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। ये चीज आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, और यही मामला इधर भी होगा। ठीक, कि जिस तरह से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं आपके पास प्रेशर में इंक्रीमेंट आता जा रहा है। एरोज जो है मैंने डायगोनल मतलब इंक्रीमेंट के हिसाब से बना। तो प्रेशर ऑन द साइड्स increase as we move down. Due to increase in the depth. डेप्थ में इंक्रीमेंट आने की वजह से ये वाला सिलसिला। अच्छा, अब इस चीज के बाद यहां से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपथ्रस्ट की। अपथ्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू है ना, उससे। कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सही मिसाल है, इसके टॉप सरफेस पे कोई प्रेशर था, मैं कॉमन बोल देता हूँ प्रेशर 1, या इसको इस प्रेशर की वजह से कह लोगे फोर्स 1। दिस इज ड्यू टू प्रेशर 1। और इसके बॉटम पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है, लिहाजा फोर्स भी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसका वेट है जो अपना ऑब्जेक्ट का है W। अब देखो हो ये रहा है कि जो प्रेशर लिक्विड का है एग्जिस्ट करता हुआ ऊपर सरफेस के और नीचे, ये डिफरेंट है। तो इन दोनों प्रेशर्स के डिफरेंस की वजह से, या इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हो जाएगी। देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपथ्रस्ट फोर्स जो डिफाइन करते हो ना
मतलब अगर मैं यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स बनाऊं, मैं ये कहूंगा जैसे एफ अपथ्रस्ट, जवाब लिख देता हूं मैं। ये अपथ्रस्ट की डेफिनेशन है, रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, या इन शॉर्ट आप इसको सिर्फ खाली फोर्स भी बोल सकते हो, the force that acts in the upward direction due to the difference in pressure at the top and the bottom side। आसानी हो जाए अगर आप फिर उसके आगे मैं आपको बताऊं। 5 मिनट रुक जाए। तो हमें अपथ्रस्ट की ओरिजिन तो पता चल गया। अपथ्रस्ट का जो ओरिजिन है, एक ऐसी फोर्स जो लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लिक्विड में सबमर्ज्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। सही है। तो यहाँ पे एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज हुआ हुआ हो, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। एनी ऑब्जेक्ट or body submerged in a fluid। सही, मैंने फ्लूइड इसलिए बोला है क्योंकि ये वैलिड है लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी। experience an upward force। experience an upward force due to the difference in pressure at the top and the bottom surface। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये फोर्स कैलकुलेट कैसे की जाए, और किसी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने का या सिंक करने का जो ताल्लुक है वो इस फोर्स से कैसे होता है। एक मिनट रुकिएगा।
जरा इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। देखिए अपथ्रस्ट फोर्स की जो ओरिजिन की बात हुई, हमने बोला कि भाई F2 माइनस F1 के बराबर है। दोनों फोर्सेस जो अपवर्ड सरफेस और डाउनवर्ड सरफेस लग रही है उनके डिफरेंस के बराबर। ठीक है, अच्छा, और फिर अगली बात, ये जो डायग्राम थी, ये डायग्राम हमारे बड़ी काम आएगी अभी, तो दोबारा यहाँ ड्रॉ कर ही लेता हूँ। कि भाई ये हमारे पास लिक्विड था, ओफो, अच्छा ये मसला था, मैं बोलूँ तो ब्लॉक क्यों नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, तो भाई ये ब्लॉक था, ये लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी यहाँ पे यकीनन। ठीक, ये आपके पास डेप्थ H1 और यहाँ आपके पास डेप्थ H2, ये दो डेप्थ, ऊपर लग रही थी फोर्स F1, नीचे लग रही थी फोर्स F2, और अपथ्रस्ट फोर्स लाजमी सी बात है ऊपर की तरफ आए। तो जनाब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फोर्सेस से हट के हम इसको भाई लेकर गए डायरेक्टली प्रेशर की तरफ, प्रेशर इनटू एरिया, P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ये बॉडी है इसमें प्रेशर जो एरिया है वो ऊपर और नीचे का सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो P2 माइनस P1 एरिया मैंने निकाल लिया कॉमन। अच्छा, अब मैं प्रेशर 2 माइनस प्रेशर 1 में ये बात जानता हूँ कि लिक्विड का प्रेशर है, और लिक्विड का प्रेशर रॉ जी एच होता है, तो ये हो जाएगा रॉ जी H2 माइनस रॉ जी H1 इंटू एरिया। मैंने मतलब पहले मैंने सिर्फ प्रेशर फोर्स लिखी थी, फोर्स का मैंने प्रेशर का फॉर्मूला बनाया, सही, प्रेशर इंटू एरिया, फिर मैंने प्रेशर के फॉर्मूले को इसके अंदर लाके रख दिया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे रॉ जी, ये दोनों कॉमन निकलेंगे बाहर, H2 माइनस H1 ब्रैकेट में बचा और एरिया तो पहले से बाहर आया, तो H2 माइनस H1 असल में इस ब्लॉक की अपनी हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। H2 माइनस H1 इस ब्लॉक की अपनी हाइट बन रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे H2 माइनस H1 जो है वो H लिख सकता हूँ, रॉ जी, इसको कैपिटल H बोल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट रहे। रुबैदा अभी भी आवाज नहीं आ रही, या अब क्लियर है आवाज आपको मेरी रुबैदा? Am I audible to you guys? अच्छा अब ठीक है, चलो, हो सकता है उसमें कोई इशू हो गया है। तो बहरहाल रुबैदा बेटा मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास लिक्विड है ना उसमें ऑब्जेक्ट सबमर्ज हुआ है, तो लाजमी सी बात है कि भाई एक फोर्स टॉप पे लग रही है, एक फोर्स बॉटम पे लग रही है आपके पास यहाँ पे, उन दोनों फोर्सेस को हमने जब F2 माइनस F1 लिखा था हमें पता चला भाई अब थ्रस्ट के बराबर, हमने फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया से रिप्लेस किया, सही, तो ये हो गया P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया, और एरिया निकाल लिया कॉमन। प्रेशर 2 की जगह लिखा गया रॉ जी एच, उसमें हाइट 2i, और प्रेशर 1 की जगह लिखा गया रॉ जी एच, उसमें हाइट H1 है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द। तो हमारे पास यहाँ पे H2 माइनस H1 जो है वो कैपिटल H मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये आपके पास हो गया रॉ जी एच इंटू एरिया। एरिया लाजमी सी बात है ऑब्जेक्ट का ही एरिया होगा और किसी चीज का एरिया नहीं होगा। इस सब में क्या चीज क्या है ये मैं जरा लिख देता हूँ, अब तक जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है इस चीज को पता होना चाहिए। ये डेंसिटी है फ्लूइड की,
एग्जामिनर अक्सर होशियारी करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी भी डेंसिटी दे देता है, सही, उसकी डेंसिटी नहीं है, ये फ्लूइड की डेंसिटी है। ग्रेविटेशन जी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसका मसला नहीं है। ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, और ये एरिया भी है ऑब्जेक्ट का। ये दो चीजें ऑब्जेक्ट की, हाइट भी ऑब्जेक्ट का, एरिया भी ऑब्जेक्ट का, डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की है, ठीक। और जी तो ग्रेविटी है, वो तो ना ऑब्जेक्ट का ना फ्लूइड का, वो तो प्लैनेट की होती है। तो भाई मेरे पास पहले तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, रॉ जी एच इंटू ए। तो मैंने एकदम से गौर किया, मैंने कहा यार ये जो लिखा हुआ है एच इंटू ए, ये कुछ बन सकता है अगर मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो और मुझे ऑब्जेक्ट का एरिया पता हो, तो आई कैन फिगर समथिंग आउट, सही, आई कैन फिगर समथिंग आउट। तो height of your object multiplied by area of that object would give me the volume of that object। तो मैंने यहाँ लिखा कि भाई as volume is equals to height times the area, सही, ये हो जाएगा height times the area जो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपथ्रस्ट फोर्स को लिख सकता हूँ रॉ जी, एक यहाँ तक आए थे हम। और एक यहाँ पे आए थे, ये दो हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले कभी कभार एग्जामिनर यूज करवा लेता है, सेकंड वाला जो है ना ये ज्यादातर यूज करवा लेता है रॉ जी। लेकिन यहाँ पे भी हमारी अभी जो सॉल्यूशन है वो खत्म नहीं हुआ, इसका भी हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा बनता है, यहाँ से आगे जाती है बात। आगे क्या जाती है ये देखते हैं। इसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ऑब्जेक्ट का है, लेकिन हमने एक बात देखी, हमने एक बात ये देखी कि भाई हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हमेशा से, हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर ये कंटेनर है, सही, और इसमें एक नॉच बना दी जाए, एक नॉच बनी हुई है इसमें। तो अगर यहाँ तक अगर इसमें लिक्विड फिल कर दिया जाए, ये सारा इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो मैं जैसे इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज करूंगा ना, सही, अभी तो इसकी ये पोजीशन है ना, मैं जैसे उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज करूंगा, मैंने यहाँ और इसको मैंने ओपन कर दिया। तो जैसे मैं इसमें ऑब्जेक्ट डालूंगा तो वो पानी जो है निकल के बाहर आ जाएगा, सही, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट डालूंगा पानी जो है यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसी डायग्राम को नीचे कॉपी कर दूं, तो हम ये कह सकते हैं भाई when we inserted that object inside it,
whatever the object was, ऑब्जेक्ट इंसर्ट होते ही जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस हुआ और थोड़ा लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट हुआ। ये लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट हुआ। तो ये जो लिक्विड यहाँ कलेक्ट हुआ इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था, क्योंकि हमारा बहुत पुराना ऑप्टिमाइजेशन का प्रिंसिपल था। सही है। और इस कैन को भी यूरेका कैन कहा जाता है कि भाई जब आप इसके अंदर कोई मास इंसर्ट करेंगे वाटर डिस्प्लेस होगा, यहाँ से निकल के पानी जो है वो इधर आके कलेक्ट हो जाएगा। तो हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है ना इसको दूसरे अल्फाज में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पानी में आया उसने उतना पानी अपनी जगह से हटा दिया। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। उस ऑब्जेक्ट ने अपने आने से कितना पानी उस जगह से रिमूव कर दिया। और ये बाकी जो चीजें थी ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड थी, तुम्हें पता ही है। तो हमने बोला कि अगर हम इन दो बातों को देखें, अगर इस वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के लिहाज से देख लें तो हमें एक चीज समझ में आई कि अगर इसको हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिहाज से देखें और इसको हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के लिहाज से देखें तो मैं यहाँ पे एक चीज बना सकता हूँ लिक्विड के पर्सपेक्टिव में। तब हम यानी सिर्फ लिक्विड के पर्सपेक्टिव से इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास इंटू ग्रेविटी। दिस इज द मास ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड। जो लिक्विड डिस्प्लेस हो उसका मास कितना है, जब आप मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आता है वेट W। ये वेट है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू इतने न्यूटन्स होगी जितने न्यूटन्स का आपका ये पानी यहाँ से निकला। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ तो इस वाटर का वेट जो है वो 20 न्यूटन्स है। अब पे जो इस वक्त अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होगी अपर डायरेक्शन में वो होगी 20 न्यूटन्स। That will be 20 newtons. The upthrust force is equal to the weight of liquid displaced. ये इसकी आखिरी और सबसे अहम कंक्लूजन है पूरी बात की। ये बात समझ में आई? अगर इसमें कोई इशू है, कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है तो वो पूछ लो मुझसे। मैं यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ, सही है, ताकि आप उसको पढ़ते पढ़ते चलो, मुझे बोलते जाना, मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा ताकि आप नीचे वाली बात भी देख सकोगे उसमें क्या बोला गया। मुझे बता देना, मैं नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। अभी इतनी सारी बातें तो की हैं, उसमें यही तो मैंने समझाया है जो पूरी डेरिवेशन के अंदर आया है कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस और अपथ्रस्ट जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होते हैं। बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स उतनी ही आती है जितना वो लिक्विड या जितना वो सब्सटेंस या फ्लूइड डिस्प्लेस करती है।
ये तो डेरिवेशन है पूरी, इसके अलावा है कि डेरिवेशन के अंदर। मैं जब भी तो बोल रहा हूँ कि इस डेरिवेशन को देखो ताकि तुम्हें पता चले वहां तक हम पहुंचे कैसे। यहाँ तक अगर देख लिया है तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि फिर नीचे वाला पोर्शन देखो डेरिवेशन। आगे चलते हैं। ये वाला पोर्शन आपने देख लिया, अब इसी तरह यहाँ से आगे देखो। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे सही आप लोगों ने देख लिया, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, नहीं वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हमेशा बराबर ही होगा ना, वरना कैसे हो सकता है? जितना अपनी जगह घेरेगा उतना पानी वहां से हटा देगा। सोचो। तो बात है, कोचिंग मेरे बच्चे 15 सितंबर से खुलने हैं, उससे पहले नहीं खुल रहे। गवर्नमेंट को भी टेंशन लगी हुई है, हालांकि रेस्टोरेंट्स खुल गए तो खाना वाना खाने हम बैठ सकते हैं कहीं पे भी, सही है, लेकिन आप कोचिंग में आके क्लास नहीं ले सकते। मसला सारा ये है। गैदरिंग्स बच्चे कर सकते हैं, मॉल में घूम सकते हैं, बच्चे जाके खापा कर सकते हैं बैठ के एक ही इन्वायरमेंट के अंदर करीब करीब बैठ के, लेकिन क्लास में बैठने में उनको मसला है।
अच्छा, आज केसेस ज्यादा हैं? 2000 केसेस इन अ डे? ओ माय गॉड, ये मतलब वही वाला इफेक्ट शुरू हो गया है, ईद के बाद वाला, जिस चीज की टेंशन थी। हमने तो 400-500 पे चली गई थी बात, फिर शूट मारा। अल्लाह रहम करे भाई। नहीं यार, 2000 केसेस कहाँ है मेरे बच्चे? आज 540 केसेस हैं यार, आज तो खाली 2000 केसेस कहाँ है? तो डरा दिया मुझे भाई। हाँ, वो प्रोबेबली मेरे ख्याल से थोड़ा सा खामोशी से काम करवाएंगे ऐप वगैरह का, मजबूरन क्या कर सकते हैं। क्या, मैं तो खैर उसमें गूगल से सर्च मारा है मैंने। वल्लाह और आलम बहरहाल देखते हैं, अभी तो अपना यहाँ देखे मामला। तो भाई ये तो हमारा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वाला मामला जो है वो क्लियर हो गया। अब देखो फ्लोट और सिंक करने का मामला इससे कैसे लिंक्ड है। सब्सटेंस फ्लोट उस वक्त करता है जब वेट और अपथ्रस्ट मैच कर जाए। जब वेट और अपथ्रस्ट मैच कर जाए उस वक्त समझ लो कि आपके पास सब्सटेंस फ्लोट करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट जीरो होगी। सही, एक जगह पे रुका रहेगा। मतलब एक सिचुएशन ये है कि मैं अगर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जरा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि भाई पहला केस कि ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर मौजूद है, सही है, और इसमें अगर वेट उसका अपथ्रस्ट से ज्यादा है तो वो नीचे गिरता चला जाएगा और सिंक कर जाएगा। सही, क्योंकि अपवर्ड फोर्स जो है लिक्विड की वो उसे रोक के नहीं रख पा रही। सही, इट विल स्टार्ट टू सिंक। अगर किसी एक पोजीशन पे वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस हो जाए तो वो फ्लोट करेगा। जो आने वाला अपथ्रस्ट है और जो वेट है वो बैलेंस हो जाए तो वो फ्लोट कर रहा होगा। अगर वो कहीं नीचे मौजूद है और इस वक्त अपथ्रस्ट फोर्स वेट से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? एक्सेलरेट अपवर्ड्स। सही, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। सही, या मूव अपवर्ड्स। ये सिचुएशन होगी इस चीज की। क्योंकि वेट ज्यादा था, वेट कम था, अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा थी, तो रिजल्टेंट जो है वो अपर डायरेक्शन में आ रहा था। अच्छा, फ्लूइड में मूव करते हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर दो सिचुएशंस आ सकती हैं। जब फ्लूइड में मूव करता है ना तो उसके ऊपर समझ लो, एक केस तो ये हो सकता है कि फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो, एक केस हो सकता है कि फोर्सेस बैलेंस्ड हो। सही, उसको हम जरा देख लेते हैं। इफ यू मूविंग इन अ फ्लूइड, मूविंग वर्टिकली इन अ फ्लूइड, तो उस चीज के अंदर एक सिचुएशन आ सकती है। जो मिसाल है
हमारे पास यहाँ पे ये वेट है, ये अब थ्रस्ट है। सही। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ये दो फोर्सेस होती हैं बस, वेट और थ्रस्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है कहीं पे भी, सही, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके ऊपर एक तीसरी फोर्स आएगी, वो है ड्रैग फोर्स। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके ऊपर आएगी ड्रैग फोर्स। और अगर वो नीचे की तरफ है, ये उस वक्त है जब आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। सही। अच्छा, ये ड्रैग फोर्स जो है, दिस इज सब्जेक्टेड टू स्पीड ऑफ मोशन। बॉडी या फ्लूइड, मूवमेंट के रिस्पेक्ट पे बात हो रही होती है कि या तो आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, उस चीज पे बेस्ड है। अब लाजमी सी बात है भाई, जितनी ज्यादा आपके पास स्पीड होगी ड्रैग फोर्स उतना ज्यादा होगा आपके पास। तो शुरू में होता ही है कि जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट शुरू करता है ना, तो शुरू में तो एक्सेलरेट करता है, क्योंकि उस वक्त रिजल्टेंट उसे मिला हुआ होता है, ड्रैग फोर्स होती नहीं है इतनी, वेट और अपथ्रस्ट का डिफरेंस जो होता है वो आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मूवमेंट करना शुरू करता है ना, नतीजा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रैग फोर्स बढ़ती चली जाती है, और एक वक्त आता है कि रिजल्टेंट दोबारा जीरो हो जाती है और वो टर्मिनल वेलोसिटी पे मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी अगर हम ये वाला केस देखें, 1, वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट कम है। सही, वेट 200 न्यूटन, अपथ्रस्ट 100 न्यूटन। ऑब्जेक्ट नीचे सिंक करना शुरू करेगा, लेकिन जैसी मूवमेंट शुरू होगी ड्रैग आना शुरू हो जाएगा, ड्रैग फोर्स बढ़ेगी 10, 20, 30, अपवर्ड फोर्स बढ़ती चली जाएगी, 110 हो जाएगी, अब थ्रस्ट और ये मिला के 120, 130, 150, ऐसे करते करते जब ड्रैग फोर्स 90 और 100 न्यूटन से पहुंच जाएगी तो अब थ्रस्ट और ड्रैग दोनों मिलकर वेट के बराबर हो जाएंगे, रिजल्टेंट जीरो। ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे लिक्विड में सिंक होता रहेगा, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, इट कैन नॉट स्टॉप। उसका रीजन ये है, हम बात जानते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो अगर वो रुका हुआ था तो रुका रहेगा, लेकिन अगर वो चल रहा था तो वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बात लिख ली जाए, ठीक है जनाब, ये वाली सिचुएशन। यहाँ पे अपथ्रस्ट ज्यादा थी वेट से, यहाँ पे वेट ज्यादा था अपथ्रस्ट से, इसलिए इस 1 में नीचे गिरना शुरू हो गया ऑब्जेक्ट और 2 में ऊपर जाना शुरू हो गया। जबकि सबसे पहला वाला जो केस है, ये वाला स्टेशनरी वाला, उसमें यह है कि ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ ही था, उसमें वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर है। ठीक है जनाब, आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस एट द मोमेंट।
बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है। एयर के अंदर असल में अपथ्रस्ट फोर्स बहुत कम होती है क्योंकि एयर की डेंसिटी ना होने के बराबर है, मतलब 1 के अराउंड होती है ना एयर की डेंसिटी, तो इस वजह से एयर की अपथ्रस्ट फोर्स जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। एयर की अपथ्रस्ट फोर्स उस वक्त सिग्निफिकेंट होती है जब बॉडी बहुत बड़ी हो, जैसे कि हॉट एयर बलून हो गया या आपका एयरप्लेन हो गया, उनके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स सिग्निफिकेंट है क्योंकि उनका मास इतना ज्यादा है, उसका मास वॉल्यूम इतना ज्यादा है उन बॉडीज का कि वो एयर का भी अच्छा खासा मास डिस्प्लेस कर ही देता है। हालांकि एयर बहुत हल्का है लेकिन फिर भी उनका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इतना ज्यादा है कि जो वो एयर डिस्प्लेस करते हैं वो अगर उसका वेट निकाला तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, वो इग्नोर नहीं हो पाता। लेकिन छोटे छोटे जैसे हम हैं या कोई टेनिस बॉल है उसमें अपथ्रस्ट की कोई बात नहीं होती क्योंकि वो इतनी छोटी सी बॉल है, उसकी वजह से जो एयर डिस्प्लेस हो रही है उसका वेट कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट, इग्नोरेबल होता है। ठीक है ना भाई, चलो आज का लेसन फिर यहीं पे रखते हैं। कोई सवाल होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।